नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे पहले यूट्यूब व्लॉग में या डिस्कशन में। एक्चुअली ये मोनोलॉग ही होने वाला है बिकॉज़ मैं क्या सोच रहा हूँ आज जो हुआ है सुबह-सुबह भारत में किसान आंदोलन के बारे में या फिर जो मोदी जी ने आज किसान जो कानून आए थे उनको जो वापसी के ऊपर का बात करी है उसके बारे में थोड़ा-सा जो मेरे ओपिनियन या व्यूज़ हैं उसको शेयर करना चाह रहा था मैं। अम अब मैं पहले ही ये क्लियर कर दूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एग्री इकोनॉमिस्ट हूँ, ना ही मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना ही मैं कोई और प्रकार का एक्सपर्ट हूँ, बट एक कॉमन इंडियन के तरीके से मैं शेयर करना चाहता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और जब सुबह ये मुझे मेरे दोस्त के एक मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा कि मोदी जी सुबह 9 बजे उन्होंने अधिवेशन दिया और भाषण दिया, उसके बाद जो है ये कानून वापस लेने की घोषणा करी गई उस समय पे। और मैं काफ़ी समय से ये मेरा मानना है कि ये कानून जो थे ये कृषि कानून जो थे वो भारतीय किसानों के लिए अच्छे थे या उनके उनके हितों को ध्यान में रख के बनाए गए थे। पर हो सकता है कुछ लोगों को या कुछ संस्थाओं को ये कानून अच्छे ना लगे हों या जिस प्रकार से ये लाए गए थे वो अच्छा ना लगा हो। पर हमें कहीं न कहीं पे एक डिस्टिंक्शन रखनी चाहिए कि लाइक डिपेंडिंग अपॉन हम लोग किस भी ओपिनियंस ग्रुप से आते हैं। कुछ लोगों को राइट विंग में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ को सेंटर डिवाइड कर सकते हैं, कुछ को लेफ्ट विंग डिवाइड कर सकता है। हमें कहीं न कहीं पे यह डिस्टिंक्शन रखनी है कि हम लोग भारत के प्रति हमारी क्या इच्छाएँ हैं? क्या हम भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? तो कहीं न कहीं पे कॉमन ग्राउंड, एक कॉमनैलिटी की हमें एक ज़रूरत है। जब हम एक बार वो कॉमन ग्राउंड अचीव कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कोर्स की बात हमें करनी चाहिए कि हमारी मतों में कहाँ-कहाँ पर भेद है। अब सबसे पहले मैं ये मान के चलूँगा कि जितने भी ग्रुप जो कि ओरिजिनली इन भारत के हितों को या किसान के हितों को आगे रख रहे थे, वो चाहे रूलिंग पार्टी को हो या चाहे ऑपोज़िशन के हों, उनकी मंशा अच्छी रही होगी। पहला चीज़ हमें ये मान के चलना चाहिए। ये अगर हम कॉमन ग्राउंड ना लेके चलें तो हम एक-दूसरे को डिवाइड कर देंगे इस रूप में कि कुछ लोग हित चाहते हैं, कुछ लोग हित नहीं चाहते। ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ ऐसे ग्रुप ज़रूर आ गए थे, जो हित नहीं चाह रहे थे। चाहे वो किलिंग्स के रूप में देखा जाए, चाहे 26 जनवरी के रूप में देखा जाए, किसी भी रूप में देखा जाए, वो कहीं न कहीं पे वो लोग हित नहीं चाह रहे थे। अब उनको हम साइड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं आज सुबह से मैं काफ़ी सारे डिस्कशन सुन रहा हूँ किस काफ़ी सारे चाहे ट्विटर पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो बिकॉज़ और काफ़ी अच्छे-अच्छे वक्ताओं के मैंने डिस्कशन सुने और अब पर एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है कि अभी तक किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि यह वापसी हुई क्यों है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक कारण है। पहला जो डिस्कोर्स मैंने सुना या जो मैंने सुना कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो लोगों को मानना है कि पंजाब की राजनीति को इम्पैक्ट करने के लिए किया गया है। पंजाब में राजनीतिक समीकरण बदलने के लिए किया गया है कि किसी प्रकार से जो किसानों वाला मुद्दा था, वो मुद्दा ही खत्म हो गया है ऑपोज़िशन के पास से। तो और ये भी माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो भाजपा के साथ इसके साथ इसके बाद गठजोड़ बना सकते हैं और उसको हम बहुत अच्छे से ये देख भी सकते हैं क्योंकि सुबह से मैंने जितने भी न्यूज़ चैनल देखे, उसमें कहीं न कहीं अमरिंदर सिंह जी को हाइलाइट किया गया है। और एक चीज़ जो मैं ज़रूर मानता हूँ और समझता हूँ और ये मैंने मेरे किसी गुरु ने मुझे बताई थी कि हमें इस बात पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि यह चीज़ मुझे बताई जा रही है अभी और अभी क्यों बताई जा रही है? क्या कारण हो सकते हैं जो ये न्यूज़ में आता है, मीडिया में आता है, एम आई बीइंग टोल्ड दिस नाउ? व्हाई एम आई बीइंग टोल्ड व्हाट ये आई एम बीइंग टोल्ड दिस नाउ एंड व्हाई एम आई बीइंग टोल्ड दिस नाउ? तो इस पे हमें व्हाई एम आई बीइंग टोल्ड दिस नाउ? हमें ये बात अभी क्यों बताई जा रही है? यह समय क्यों चुना होगा सरकार ने? यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक पंजाब की राजनीतिक समीकरण है, आने वाली फसल की जो कटाई का समय होगा, उसका एक समीकरण समझ में आया है। पहला कि अ, जो अभी क्रॉपिंग सीज़न रिसेंटली बीता है, इसमें फार्मर्स ने थोड़ा एडवांटेज देखा है कृषि कानूनों का। फिर एक आने वाला जो है कि उसमें आने वाला जो मार्च में जो कटाई होगी, उसमें उनको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा और उसी टाइम पे कहीं न कहीं पे हम इलेक्शंस में भी जा रहे होंगे। तो एक पंजाब का राजनीतिक समीकरण जो समझ में आया है। दूसरा एक जो समझ में आया, बहुत ही कम लोगों ने इस चीज़ को ऊपर उठाया है और
मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र ने ये चीज़ उठाई और पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ उसके ऊपर और मैं अभी भी इस पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं पे ये योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद को रोकने की कोशिश है। हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है और हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं पे एज़ अ कॉमन सिटिज़न दिस इज़ व्हाट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो एक वो भी एक परिवेश हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। दूसरा ये है और बाकी ये है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक अब कई प्रकार से उसको इस्तेमाल हो सकता है। कुछ लोग इसको पॉज़िटिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्टर स्ट्रोक ये है कि शेर लंबी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे लेता है। पर हो सकता है जायज़ हो ये बात भी, पर कहीं न कहीं पे एक चीज़ जो अभी रिसेंट न्यूज़ में आई थी, वह यह थी कि जो भारतीय सरकार है किस प्रकार से किसानों का डाटाबेस तैयार कर रही है एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिल करके और यह एक बहुत ही मेरे मेरे जानने में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं पिछले 5 सालों से मैं एग्री इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ बट मैं एग्री इकोनॉमी में मैंने काफ़ी काम किया है। तो इस वजह से मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो ये है कि जो डाटाबेस है बिकॉज़ जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी, तब तक आप कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते, सशक्तता के साथ उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट देने वाला है भारतीय सरकार को, अगर उनको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि कहाँ पे कौन से किसान हैं, उनके पास कितनी ज़मीन है, वो क्या उगाने वाले हैं, वो क्या उगा रहे हैं और यहाँ तक कि अगर प्रोजेक्शंस किए जा सकें तो अगर उनके पास किसानों की उम्र भी होगी या फिर उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसकी भी जानकारी होगी, तो बहुत ही आसानी से प्रोजेक्शन किया जा सकता है कि आने वाले समय में लैंड होल्डिंग क्या होगी। तो ये और इसको अगर हम कनेक्ट करें करंट जो सिचुएशन है किसानों की या जो किसान जो जो भी हमारे जो रिसेंट जो फार्म बिल्स आए थे उनसे अगर हम जोड़ करके देखें तो कहीं न कहीं पे मुझे लगता है कि हो सकता है एक ये 2 स्टेप इसलिए पीछे लगा बिकॉज़ देन आने वाले समय में अभी से लाइक अगले साल के मध्य तक भारतीय सरकार के पास इतना रोबस्ट डाटा होगा कि वो पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन से किसान हैं, उनको क्या सब्सिडीज़ मिल रही हैं, उनको क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं और वो क्या उगा रहे हैं और कौन कितना वैल्यू का बेच रहा है। तो जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे वो कई लोग उसमें आड़ती बन करके बीच में मिडलमैन बैठे हों, तो वो मेरे ख्याल में वीड आउट करी जा सकती हैं वो चीज़ सिचुएशंस। तो एक ये हो गया। अब कुछ लोग नैरेटिव ये भी बिल्ड कर रहे हैं कि भारतीय सरकार ने कदम जो पीछे लिए हैं, वो अच्छा नहीं है। एक चीज़ जो मेरे समझ में है एक भारतीय नागरिक या एक कॉमन वोटर है, उसकी समझ में ये है कि अ, इतने सारे डिस्कशन सुनने के बाद कि किसी को भी अभी तक किसी के पास भी अभी तक कोई सही आंसर नहीं है कि भारतीय सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा। क्योंकि भी जितने भी बड़े मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी कोई बहुत ही सॉलिड इसका अभी तक इसके बारे में आंसर नहीं दिया है एंड आई थिंक लाइक आंसर जो है आज में नहीं है बिकॉज़ लाइक अगर हम आज ही इसको डिस्क्लोज़ डिसाइफ़र करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म हमारा पर्सपेक्टिव होगा। बट मेरे हिसाब से सरकार काफ़ी लॉन्ग टर्म सोच रही है। और ये लॉन्ग टर्म में जो एडवांटेजेस देख रहे हैं, जो ये डाटाबेस कलेक्शन है या फिर कानूनों को दोबारा से रिवैम्प करके दोबारा लाने का है, उसमें हो सकता है ऑफ कोर्स होगा ही होगा बिकॉज़ एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू बी री-इलेक्टेड और हर पार्टी चाहती है कि उसका जो इंप्रेशन या फुटप्रिंट है, वो बढ़े। तो उसके ऊपर ज़रूर कहीं न कहीं पे काम चल रहा है। तो उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि इसको हमें बहुत शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए, नादर हमें इसको बहुत ज़्यादा एज़ ए फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट भी नहीं जज करना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑपोज़िशन, ऑपोज़िशन बिकॉज़ उनके पास एक बहुत अच्छा मुद्दा था और स्पेसिफिकली जो उत्तर भारत है, चाहे उसमें पंजाब, हरियाणा, कुछ हिस्से राजस्थान के, उत्तराखंड जहाँ क्योंकि जो तराई बेल्ट है वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सिख कम्युनिटी है और उसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये यहाँ का मुद्दा था। स्ट्रांगली बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे एविडेंट था, प्रेज़ेंट था, चाहे वो बॉर्डर सीलिंग के हिसाब से देखा जाए या किसानों की प्रेज़ेंस या उ उनके जो नेता उभर करके इस सेशन के लिए आए थे, वो उनको देखा जाए। वो इन्हीं इन्हीं बेल्ट्स में से निकल कर के आए थे। तो कहीं न कहीं उनसे एक मुद्दा छिन गया है। अब ये मुद्दा छिन जाने के बाद अब जो गेंद है वो एक्चुअली ऑपोज़िशन के पाले में है या फिर किसान संगठनों के पाले में है कि वह इसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं नीचे किसानों तक या आम जनता तक। कौन इसका परचम लहराएगा कि यह जीत हमारी जीत है और यह हमारे कारण आई है। अगर हम पंजाब के समीकरणों को समझना चाहें, तो अब वहाँ पे अकाली दल भी है जो कह सकता है कि हमने प्रेशर बनाया। वहाँ पर कांग्रेस ऑफ कोर्स है, वो बोलेगी हमने प्रेशर बनाया। आप है, वो बोलेगी हमने प्रेशर बनाया।
पर वहाँ पे कहीं न कहीं पे कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी एक बहुत ही स इम्पोर्टेंट फैक्टर आएगा, जो कहेगा कि कांग्रेस से मैं टूटा और मैंने समझाया, मैंने बताया और मैंने मनाया। तो वो भी एक एडवांटेज हो सकता है, बट हो सकता है मैं कंप्लीटली मिसरीड कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं वही सोच रहा हूँ, वही समझ रहा हूँ जो मैं सोशल मीडिया पे या फिर मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ। पर ऑफ़ कोर्स मैं इस पे कुछ ना कुछ मैं अपनी समझ लगा रहा हूँ और ये मुझे ये समझ में आता है। जो अभी तक मोदी का इंप्रेशन मेरे मन में है, वो कहीं न कहीं पे बहुत लॉन्ग टर्म सोचा गया है सब चीज़ों के बारे में। अब आती है बात उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के बारे में, वहाँ पे जो कुछ दिन पहले गाड़ी से ठोकर मार करके या फिर जो 2-4 लोगों की जो हत्या हो गई उस एक्सीडेंट के बाद, अम, वो भी इम्पैक्ट कर रहा होगा कहीं न कहीं पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जाट बेल्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत की जो पॉलिटिक्स है उसको भी धक्का लगेगा बिकॉज़ लाइक वो अब तक मीडिया में थे इस किसान आंदोलन के बूते पे। वो आगे बढ़ रहे थे या दिख रहे थे या अपने आप को बड़ा नेता मान रहे थे या हो सकता है वो इतने बड़े नेता हों, पर पिछले इलेक्शंस में जो उन्होंने वोट पाए हैं या फिर इलेक्शन में जो इनका इम्पैक्ट रहा है, उसको देख कर के वो इतने बड़े नेता नहीं है जितने बड़े वो एक उनका प्रतिबिंब नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं उस प्रतिबिंब को ज़रूर झटका लगेगा। तो ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पे सरकार ने कुछ लंबी सोच के साथ कुछ न कुछ काम किए हैं और कुछ लोग जो भाजपा समर्थक हैं, वो थोड़े विचलित हैं। क्योंकि मैंने जो कुछ बड़े जो रिपोर्टर्स हैं जो कि रिपोर्टिंग करते हैं यूट्यूब पे अपने उनके चैनल भी चलाते हैं, उनको भी मैंने सुना। वो लोग काफ़ी विचलित थे, वो लोग नाखुश थे इस चीज़ों से। पर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा रुकना चाहिए, हमें सोचना चाहिए ये चीज़ों को न्यूज़ में जब इसकी अभी इसमें क्या बोलते हैं अभी इसमें भावुकता ज़्यादा है वर्सेस लाइक जो हम लोग रियलिटी देख पा रहे हैं। हम लोग रियलिटी तभी गेज कर पाएँगे जब थोड़े हमारे इमोशंस मैलो डाउन होंगे और आई थिंक उसके लिए हमें थोड़ा समय देना चाहिए इस चीज़ को। तो ये मेरा छोटी-सी सोच थी जो मैं शेयर करना चाहता था, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था और अ, आपको मेरे बोलने से पता ही लग गया होगा मैं इस टॉपिक पे एक्सपर्ट नहीं हूँ बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड वे टू एक्सप्रेस व्हाट वन इज़ थिंकिंग। तो मैं बस अपनी सोच जो मैं सोच रहा हूँ वो आप तक लाना चाहता था एज़ ए कॉमन इंडियन सिटिज़न। धन्यवाद। नमस्कार।